भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम मध्यम निकाय दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं जातक कथाओं की ओर। इस वीडियो में हम आपको जातक कथाओं में से कुछ विशिष्ट जातक कथाएं सुना रहे हैं। हर एक वीडियो में एक जातक कथा आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जातक कथाएं कैसी लग रही हैं। जातक कथाएं जो कि धर्मानंद कौशंबी जी के द्वारा अनुवादित हैं, वो जातक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। एकांत में इसका श्रवण करें। भगवान बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियां जिन्हें जातक के रूप में संयोजित किया गया, उनमें से आज दूसरा जातक चुल्ल श्रेष्ठी जातक प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा रहता था। उसके समय में बोधिसत्व ने श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया था। जब बोधिसत्व बड़े हुए तब वे भी श्रेष्ठी के पद पर नियुक्त हुए। लोग उनको चुल्ल श्रेष्ठी अर्थात छोटा सेठ कहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान थे और शकुन रात देखकर ही शुभाशुभ का विचार कर लिया करते थे। एक दिन वे राजा की सेवा में जा रहे थे। मार्ग में उनको एक मरा हुआ चूहा दिखलाई दिया। उन्होंने उसी समय आकाश के ग्रहों और नक्षत्रों आदि की स्थिति के विचार से गणना करके सोचा कि यदि उत्तम कुल का कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस समय इस मरे हुए चूहे को उठा ले जाए तो वह व्यवसाय करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यथेष्ट धन उपार्जित कर सकता है। उस अवसर पर उस मार्ग से एक भले घर का दरिद्र युवक जा रहा था। उसने उनकी यह बात सुनकर मन में सोचा कि ये बिना अच्छी तरह समझे बूझे कभी कोई बात नहीं कहते, अतः मैं इस मरे हुए चूहे को ले जाकर ही अपने भाग्य की परीक्षा करूं। इसलिए वह उस मरे हुए चूहे को उठाकर ले चला। पास ही एक दुकानदार अपनी पाली हुई बिल्ली के खिलाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसने उस युवक को एक पैसा देकर वह चूहा उससे ले लिया। युवक ने एक पैसे का गुड़ लिया और एक घड़ा पानी लेकर एक जगह बैठ गया। उस मार्ग से माली लोग वन से फूल चुन कर लाया करते थे। जब थके हुए माली वन से लौटे तब उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर ठंडा जल पिलाया। माली भी प्रसन्न होकर उसे थोड़े थोड़े फूल देते गए। युवक को वह फूल बेचने पर जो पैसे मिले, उन्हीं पैसों से उसने दूसरे दिन और गुड़ ले लिया और पहले दिन की भांति मालियों को थोड़ा थोड़ा गुड़ देकर जल पिलाना आरंभ किया। उस दिन मालियों ने उसे फूलों के कुछ ऐसे पौधे दिए जिनमें कुछ फूल लगे हुए थे। इस प्रकार उन फूलों और पौधों को बेचकर 2-4 दिन में उसने 8 पैसे इकट्ठे कर लिए। एक दिन बहुत पानी बरसा और हवा चली, जिससे राजा के बाग में वृक्षों आदि की बहुत सी सूखी हुई डालियां और पत्तियां आदि आग गिरी। माली वह कूड़ा करकट साफ करने की चिंता में ही था। इतने में वह युवक वहां जा पहुंचा और बोला, तुम ये सब सूखी डालियां आज मुझे दे दो तो मैं इन सबको अभी यहाँ से उठा ले जाऊं और तुम्हारा सारा बाग बात की बात साफ कर दूं। माली ने उसकी बात मान ली। वह युवक तुरंत एक ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ महल्ले के लड़के खेला करते थे। उसने उन लड़कों को थोड़ा थोड़ा गुड़ दिया और कहा कि तुम लोग मेरे साथ राजा के बाग में चलकर कुछ भाड़ भंगाड़ साफ कर दो। लड़के गुड़ पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाग का सब भाड़ भंगाड़ साफ करके बाहर एक जगह उसका ढेर लगा दिया। उस दिन राजा के कुम्हार के घर जलाने के लिए ईंधन नहीं था। वह अपनी आँव सुलगाने के लिए ईंधन लेने निकला था। उसने उस युवक को 16 पैसे और कुछ हाड़ियाँ आदि देकर उससे डालियाँ और पत्तों का वह ढेर ले लिया। अब उस युवक ने के पास 24 पैसे हो गए। उसने एक और उपाय सोचा। उन दिनों वाराणसी में 500 घसियारे रहते थे जो जंगल में घास खोदने जाया करते थे। युवक नगर के बाहर एक स्थान पर पानी के कई घड़े भरकर बैठ गया और उन घसियारों को पानी पिलाने लगा। घसियारों ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुम्हारा कोई काम हो तो बतलाओ, हम लोग कर दें। युवक ने उत्तर दिया, अच्छा, जब समय आवेगा तब मैं कहूँगा। उस समय उस युवक की 2 व्यापारियों के साथ बहुत मित्रता हो गई थी। उनमें से एक स्थल में ही रहकर व्यापार करता था, दूसरा जल मार्ग से व्यवसाय करता था। एक दिन स्थल के व्यापारी ने उससे कहा, कल एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर यहाँ आवेगा। यह
समाचार पाकर उसने घसियारों से कहा, कल तुम सब लोग मुझे एक एक पूला घास देना और जब तक मेरी सब घास ना बिक जाए तब तक तुम लोग अपनी घास ना बेचना। घसियारों ने उसकी यह बात मान ली। दूसरे दिन जब वह घोड़ों का व्यापारी नगर में आया तब उसे कहीं से घास न मिली। अंत में उसने युवक से 1000 पैसे देकर सब घास ले ली। इसके कुछ दिनों बाद उस युवक को जल मार्ग के व्यापार से पता चला कि बंदर में एक बड़ा जहाज माल लेकर आया है। उस समय उसने एक और उपाय सोचा। उसने तुरंत एक गाड़ी किराए पर ली और उस पर चढ़कर बहुत से ठाठ से बंदर में जा पहुंचा। वह उसने भावताव ठीक कर कि उस जहाज का सारा माल ले लिया। बयाने में अपने नाम की अंगूठी दे दी और पास ही एक तंबू खड़ा करके उसमें जा बैठा। उसने अपने आदमियों से कह दिया कि जब कोई व्यापारी मुफ्त से मिलने आए तो उसे 3-3 सेवक मेरे पास पहुंचाने आवें। जब नगर में यह समाचार पहुंचा कि बंदर में एक बड़ा जहाज माल लेकर आया है तब वाराणसी के 100 व्यापारी वह माल लेने के लिए वहां पहुंचे। जब उन्होंने सुना कि एक सेठ ने सारे माल का बयाना कर लिया है तब वे ढूंढते हुए उस युवक के पास पहुंचे। वहां बहुत से नौकर चाकर और खूब ठाट बाट देखकर उन लोगों ने अपने मन में सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा महाजन है। एक एक करके सब व्यापारी उस युवक से मिले। उन सब ने जहाज के माल में से एक अंश पाने के लिए अपने अपने लाभ में से उस युवक को 1-1 हजार रुपया देना मंजूर किया। इसके उपरांत उस युवक को जो अंश बच रहा वह भी उन सब ने नफ़े के 1000 रुपये देकर ले लिया। इस प्रकार वह युवक 2 लाख रुपये लेकर वाराणसी लौट आया। अब उस युवक ने सोचा कि बोधिसत्व के परामर्श के अनुसार काम करने से ही मेरा इतना भाग्य चमका है, अतः वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 1 लाख रुपये भेंट देने के निमित्त उनके पास पहुंचा। बोधिसत्व ने उससे पूछा, तुम्हें इतना धन कैसे मिला? इस पर उस युवक ने आदि से अंत तक अपनी सारी कथा कह सुनाई। सब बातें सुनकर बोधिसत्व ने सोचा कि इस बुद्धिमान युवक को अपने ही पास रखना चाहिए। उन्होंने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। बोधिसत्व को और कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी सारी संपत्ति का अधिकारी भी वही युवक हुआ। जब बोधिसत्व अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर त्याग कर दूसरे लोक में गए तब वह युवक वाराणसी का महाश्रेष्ठी हो गया। इस प्रकार से यह चुल्ल श्रेष्ठी की गाथा समाप्त होती है। यह गाथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं तथा भविष्य की गाथाओं और त्रिपिटक की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।